Okay, any doubt from last class? लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम, कोई पढ़े भी थे कि नहीं? सेल्स ऑफ गुड्स सेट कंप्लीट हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम? मतलब यस और नो भी बोलने में दिक्कत है ना? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनपेड सेलर किसको बोलते हैं? रिया राज, कैमरा ऑन सबका, कैमरा ऑफ करके पढ़ाई नहीं होता है। कैमरा ऑन करिए सब लोग। मैम अगर कुछ भी मतलब पैसा बाकी है, अगर 100 रुपीज में से 1 रुपीज भी बाकी है देना, तो वो अनपेड सेलर हो जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे कैसे? तो एग्जाम्पल देके बताया गया था कि हाँ 100 में 1 रुपीज भी बाकी है, लेकिन बोलेंगे कैसे? हम कुछ भी अगर अमाउंट बकाया रहेगा सेलर को देने के लिए, हाफ भी अगर, तो वो अनपेड सेलर। ठीक है, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया था, वो भी अगर डिसऑनर हो जाता है तो भी वो अनपेड सेलर है। यस, इसके अलावा कितने टाइप का डिलीवरी होता है सत्यम कुमार? हमें टाइप्स ऑफ डिलीवरी याद है? मैम याद नहीं आ रहा। विकास कुमार? यस मैम। कितने टाइप का डिलीवरी है? मैम मेरा 2 दिन से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्लास, क्योंकि ईमेल काम नहीं कर रही थी। जो क्लास किए वो बताइए। आई थिंक डिलीवरी में डिलीवरी हाँ 3 प्रकार के। ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी, कंट्रैक्टिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या होता है ये सब? एक सिंबॉलिक डिलीवरी होता है जिसे मैम एक्चुअल डिलीवरी जो होता है वो फिजिकली होता है, मतलब फिजिकली हम डिलीवरी करते हैं बाय हैंड टू हैंड। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी उसको बोलेंगे जो कि हमारे कोई बिहाफ में कोई अगर अनदर पर्सन अगर लेता है डिलीवरी वो। और सिंबॉलिक डिलीवरी फिजिकली नहीं होता है। तो क्या कैसे होता है? एग्जांपल? मैम फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब एग्जांपल दिया था मैंने आपको। मैम ये बल्क में होता है। बल्क में होता है या फिर ऐसा सामान है जो उठा के फिजिकली आप किसी को नहीं दे सकते, जैसे एक्टिवा की, ठीक है, घर का की, ये सब क्या है? ये चीज है कि हम सिंबॉलिक हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज आपका हुआ। ठीक है। और क्या था? कंडीशन और वारंटी क्या होता है? ये कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट करिए, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्विच करेंगे। पहले तो कैमरा ऑन करने के लिए इतना बार बोलना पड़ रहा है, बताइए। ज्योति कुमारी, सत्यम, क्या इसी चीज के लिए मतलब पूरा टाइम यही मैं बोलती रहूं कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए? कंडीशन वारंटी बताइए। सनी देव, कैमरा ऑन। ज्योति कुमारी? गुड आफ्टरनून मैम। आंसर दीजिए, कंडीशन और वारंटी। मैम बताएं। बताइए, सुनिए ज्योति। मैम कंडीशन जो एनीथिंग एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। कंडीशन कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोले? एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट?
मैम वो कंडीशन होगा। कंडीशन ही तो है एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, और कोलैटरल टू Yes, द ma'am. कॉन्ट्रैक्ट इज मैम वारंटी। वारंटी। और अब कंडीशन भी कितना टाइप बताया गया था? एक तो मैम दो, कोई और एक्सप्रेस कोई और और बताइए, कोई और बताइए पल्लवी। मैम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस क्या है? मैम एक्सप्रेस वो है जो गुड्स में लिखा हुआ रहता है, एक्सप्रेस या किया फिर हुआ रहता है, और ओरली और इम्प्लाइड रिटर्न। ओरली और रिटर्न अगर हम कुछ भी बता रहे हैं, दैट विल कम अंडर एक्सप्रेस, एंड इम्प्लाइड इज विच इज अकॉर्डिंग टू द लॉ मेकर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इम्प्लाइड में क्या क्या बताया गया था? डिस्क्रिप्शन, सैंपल बताया गया था ना, टाइटल। इम्प्लाइड यस कंडीशन मैम। क्या था, तो वो बताइए। सेवन कोई और बताइए, सौरभ। सौरभ आप क्लास किए थे? मैम कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी बताई थी मैम। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू राइट मैम। क्या बोलिए? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और होलसेलनेस। कोई एक बोलिए, कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक पॉइंट, कोई और, कोई एक पॉइंट, कोई और बताइए। धर्मजीत, सारा आप ही बताइए। अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। Condition as to merchantability and condition as to wholesomeness. Wholesomeness, हाँ yes. दो हुआ। और ये होता है it should be used for मैम कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। आप लिखे नहीं है क्या धर्मजीत? पॉइंटर्स तो मैं लिखने बोली थी। परसों नहीं हो पाया क्लास में, इसलिए। बताइए, कोई एक बताइए जो सारा बता सकते हैं। मैम मैम कंडीशन बताएं। एज टू टाइटल, ठीक है, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल, condition as to sale and description, condition as to quality or fitness, condition as to merchantability और condition as to homesomeness। अब एक्सप्लेन करिए। सबसे पहला एस टू टाइटल। रुकिए, सृष्टि आप बताइए टाइटल। जो लोग नहीं जान रहे हैं सुनिए ध्यान से। टाइटल पूरा लंबा सेंटेंस छोड़िए, बस टाइटल ही की पॉइंट है। टाइटल में क्या होना चाहिए? मैम किसी भी कंपनी का कोई टाइटल होता है। अरे पल्लवी, मैम ऑनरशिप है, जिसके पास ऑनरशिप है वही सेल कर सकता है। ओनरशिप। टाइटल मतलब ओनरशिप। कंपनी का टाइटल से क्या लेना देना है हम लोगों को? यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स है ना, सामान की खरीद और बिक्री की बात हो रही है। टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप मेरे हाथ में आ गया। यस, ओनरशिप आपके हाथ में है तो ही आप किसी और को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऐसा करना होगा आपको। दिस इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका ओनरशिप नहीं है उस गुड्स पे और आप हमको सेल कर देते हैं, दैट मीन्स मेरे पास हक है कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दें और आपको क्लेम भी करें डैमेज के लिए। समझ आया सृष्टि? यस मैम। अब सेकेंड है आपका एज डिस्क्रिप्शन। ये कौन बताएगा? ज्योति कुमारी 55। हम क्लास रिकैप नहीं कर पाए हम लास्ट मैं बताऊं। बताइए। मतलब कि जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देती कि असम का टी ही मतलब किसी को चाहिए, मतलब असम गुड, लिट्टी। सही है। तो कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, सही में बोलते तो घबरा घबरा के बोलते हैं। सही है, असम का टी हो, दार्जिलिंग का टी हो, भाई हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरे को वही चलेगा, कोई और ब्रांड नहीं चलेगा। ठीक है, सही है। और बनारसी वो बनारस का ही साड़ी चाहिए, बनारसी ही साड़ी चाहिए, तो ये सब क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो जो हम डिस्क्रिप्शन किए हुए हैं बस वही चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो रखिए अपना सामान, नहीं करना आपसे कॉन्ट्रैक्ट, और आपकी वजह से कोई अगर नुकसान है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं।
सैंपल विश्वजीत मैम मैं बताऊं? मैम कौन? बल्क में जो होता है सैम। हो गया धर्मजीत, हो गया। आप किसी और को भी मौका दीजिए। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम जैसे किसी दुकान में जाते हैं और कोई चीज लेने, जैसे चावल भी लेना रहा तो उसका थोड़ा सा सैंपल देखते हैं, देख के लेते हैं दुकान से, वही sample। बल्क में से कोई भी सामान हम वाले। सेलेक्ट करके बोल रहे हैं कि आई वांट दिस, ठीक है, और वही चाहिए। अगर हम बल्क में उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वही वाला चाहिए, तो वही आपको देना होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, वो आपका हो Yes, ma'am. जाएगा। डिस्क्रिप्शन सैंपल। हाँ, और फिर क्वालिटी और फिटनेस में कौन बताएगा? मैम सेलर पर रिलाई करते हैं हम लोग। ठीक है, रिलाई ऑन सेलर। गुड। यस मैम। अब बच्चा होलसमनेस, होलसमनेस होलसेलनेस It मैम should ये be used for it should be fit for use. it should be fit for use. Very good धर्मजीत, शाबाश। अब यही परफॉर्मेंस मेंटेन रखिए हर क्लास में। उसके बाद हम लोग बात किए थे वारंटी के बारे में। यस, वारंटी भी अगेन दो टाइप का, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में कौन कौन सा, ये कौन बताएगा? आदित्य, रोशन, यस मैम। बताइए। मैम कोई भी प्रोडक्ट का मतलब वारंटी देता है। नहीं नहीं, इम्प्लाइड वारंटी में और क्या क्या आता है? मतलब जैसे 6 मंथ का वारंटी या 1 ईयर का वारंटी। क्लास किए थे आप? किए थे मैम, लिखे नहीं थे उस दिन, बाहर थे। विश्वजीत आंसर, बाहर हैं आप? अंकित कुमार, जल्दी बताइए भाई। कौन? सिद्धि बताइए। मैम मैं क्लास नहीं की थी आपका। इतने लोग क्लास किए थे, मतलब बच्चा एकदम भरा हुआ रहता था। अभी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि क्लास ही नहीं किए हैं। सचिन कुमार बताइए। मैम वारंटी। हाँ, इम्प्लाइड वारंटी में क्या क्या आएगा? मैम वारंटी कोलैटरल है मेन कंडीशन का, मेन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में क्या क्या आएगा? मैम 4 पॉइंट्स है मैम। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, गुड। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ बायर बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, और फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हमको याद क्या क्या रखना है? अनडिस्टर्ब पोजीशन क्या होता है? अनडिस्टर्ब पोजीशन कौन बताएगा? कुमार, रोशन बताइए। मैम इसमें हम सेलर को मैम क्लेम कर सकते हैं, सेलर पे। सेलर को क्लेम कर सकते हैं? मैम बताऊं? बताइए। मैम इसमें है कि गुड्स हम बाय किए तो कोई थर्ड पार्टी आकर क्लेम नहीं करे कि वो गुड्स उसका है, तब ये सेलर का ही गुड्स होना चाहिए, इतना ओनरशिप। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब अगर कोई सामान मेरा है तो कोई तीसरा बंदा आकर के क्लेम ना करे कि ये सामान आपका नहीं है या फिर किसी और का, या मेरा चोरी का सामान है, ठीक है। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब अगर सेलर आपको दे रहा है कोई सामान, ठीक है, तो ओनरशिप तो होना ही होना चाहिए। और अगर आप पैसा दिए और लिए तो आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए मेरे पास, ठीक है। कोई अगर आए, जैसे मान लीजिए फोन आप यूज कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आके बोल दिया कि वो आदमी बताए कि वो परसों जो आप मोबाइल लिए हैं वो यहाँ पे है, तो हम आ गए आपके पास। विश्वजीत बार बार आपका अनम्यूट हो रहा है, ठीक है। दिस इज अनडिस्टर्ब पोजीशन। उसके बाद हम लोगों ने इनकम्बरेंस, यानी जो गुड्स है आपका वो अनडैमेज्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए आपके बुक्स में। इसके अलावा तीसरा था आपका, तीसरा सेम क्वालिटी और फिटनेस। फिर चौथा डेंजरस नेचर का गुड्स नहीं है, ठीक है। और
और Hidden कौन अगर कौन सा प्रोडक्ट के बारे में हमें मेंशन कर देना चाहिए, मतलब बता देना चाहिए। हाँ वो डेंजरस के नेचर में है ना। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर हिडन कुछ आप ऐसा घपला करके रखें जो कि आप नॉर्मल उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है, कोई भी अगर सेलर कोशिश कर रहा है अपना डिफेक्ट छुपाने का, ठीक है, तो ये सब भी आपका आएगा इम्प्लाइड वारंटी के अंदर ही। ठीक है, इतना डिस्कशन हुआ था यहाँ तक, कहीं किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? मैम इम्प्लाइड कंडीशन एक बार फिर से बता दीजिए। अरे अभी तो डिस्कशन हुआ भाई, इम्प्लाइड कंडीशन। वो आपसे हम हाँ तो मैं ही तो बोली, इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या देखे आप? पहला था टाइटल। अरे भाई, टाइटल, टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप। तो अगर धर्मजीत आपके पास बाइक है जो पापा खरीदे हैं, तो मैंने कहा था ना, अभी जो और एक और कंडीशन था ना, 2 कंडीशन था ना वारंटी का, ये वाला तो आता है। तो कौन सा बताइए ना, तो भाई क्या जान। ओके मैम आगे बढ़ते हैं। अरे मतलब क्वेश्चन भी नहीं पता ये क्वेश्चन है क्या मेरा, हद है लेकिन आप। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं, हम लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैम वो बोल रहे थे इम्प्लाइड वारंटी के पॉइंट्स बता देती हैं, क्लास मिस हो गया था तो 2 पॉइंट्स ही लिख पाए, 2 पॉइंट्स और बता देती हैं। क्या पॉइंट बताइए, कौन सा पॉइंट मिस हो गया था? मैम 2 पॉइंट लिख लिए, वारंटी एज ए क्वालिटी एंड फिटनेस, वारंटी एज अ अनडिस्टर्ब पोजीशन, और 2 पॉइंट्स मैम। पोजीशन। यस मैम। एक और और कौन था? क्वालिटी बता दीजिए सचिन। वारंटी टू कौन इनकम्बरेंस। सा? इम्प्लॉयड वारंटी का और क्या पॉइंट था, बता दीजिए। इनकम्बरेंस था, वारंटी टू इनकम्बरेंस। फिटनेस था, फिटनेस और क्वालिटी, और डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वारंटी टू डिस्क्लोजर डेंजर। और एक अनडिस्टर्ब, एक तो अनडिस्टर्ब पोजीशन था, ठीक है, एक दूसरा था इनकम्बरेंस। आपका इट शुड बी फ्री फ्रॉम Encumbrance, इनकम्बरेंस, एक मिनट, और तीसरा था आपका, तीसरा क्वालिटी और फिटनेस, फिटनेस, यस। ठीक है, चौथा था डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, मतलब डिस्क्रिप्शन देना चाहिए क्या है, मतलब डिस्क्रिप्शन दे अगर डेंजरस नेचर का है तो। डिस्क्लेमर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये है फोर्थ। एक और था, एक और था ना? यस मैम, कैवियट एम अरे क्या था, एम टेल। कॉन्सेप्ट है, इसमें एक और था। 4 ही लिखवाएंगे मैम। सेलर एक्टिविटी कंसील डिफरेंट। मैम 4 ही लिखवाएंगे। बताइए। ओके, सेलर जानबूझ के जब डैमेज को हाइड करने की कोशिश करते if seller want to conceal, CONCEAL, conceal डिफेक्ट the goods, या conceal the defect of the goods, इस तरह से लिख सकते हैं। और केविटर इम्टर जो आप बोल रहे हैं, केवियट एम्प्टोर, इसका मतलब होता है क्या, याद है? हम इसमें बायर को अवेयर रहना, लेट द बायर बी अवेयर। इसके अलावा एक्सेप्शंस आपको बताया गया था कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें बायर के ऊपर बात नहीं आती है, सीधा सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना इम्प्लाइड कंडीशन में हम लोग डिस्कशन किए हैं वही आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, डन, सबका डन। Yes, ma'am. चला स्विच टू नेक्स्ट चैप्टर, फेमा। ओके, फेमा फेरा के बारे में पहले कभी कुछ सुने हैं? यस मैम, आप ही बोली थी थोड़ा सा फेरा फेमा के बारे में। क्या बोले थे धर्मजीत, थोड़ा बताइए। थोड़ा ब्रीफिंग में आज कर दूं। देखिए,
फेरा जो आपका था राइट फ्रॉम 1947 था। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बस रफली लिखते चले जाइए। पीडीएफ सेल्स ऑफ गुड्स वाले का आपको 1914 एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ। देखिए 1947 में सबसे पहले आपका फेरा था, फेमा नहीं, 47, ठीक है, नेहरू जी के टाइम में डन, पहला 1947। इसके बाद आपका था 1973, याद है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़े आप, 1973। इस टाइम किन की गवर्नमेंट थी? जनता गवर्नमेंट। 74 में था वो, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, ठीक है। और फिर अब आया अगेन सबसे बड़ा टर्न, यानी फेरा से अब जो पहले फेरा था, FERA, ऑलराइट, फेरा जो पहले था वो अब हो गया है कब? 1999 में। फेमा, ठीक है। अब इसका काम क्या है? फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज का क्या बोले? रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब जैसे नाम स्पेसिफाई किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन, यानी जब इंडिया के बाउंड्री के अंदर अगर पैसे का आदान प्रदान होता है, वहां पे वहां पे फेमा का कोई, अभी नया वाला में बात कर रही हूँ, फेमा का कोई रोल नहीं आएगा। कब रोल आएगा? जहां बॉर्डर पार हुआ, यानी अगर हम एक्सटर्नल करेंसी के साथ या बाहर वाले करेंसी के साथ मेरा ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, वहां पे होगा आपका फेमा का एंट्रेंस, यानी जहां पे डॉलर और रुपी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूरो और इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, आपका फेमा का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी इंडियन का किसी और बाहर वाले कंट्री के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे आपका फेमा का रोल आएगा। अंडरस्टूड? तो आप देखिए इसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो ये दोनों बस एक आर और एम चेंज करके क्या ऐसा हो गया, ये जानने वाली बात है। जब ये फेमा का भी वही काम था, फॉरेन करेंसी को चेक करना, इसका भी वही काम था कि फॉरेन करेंसी को चेक करना, तो फिर आखिर क्यों फेरा से ये फेमा क्यों हो गया? तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पहले आपको पता होगा इंडस्ट्रियल, हम लोग पॉलिसी पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोगों ने देखा था कि कितना पहले स्ट्रिक्ट रूल ऑन एंड रेगुलेशन था, इफ यू रिमेम्बर, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. पहले सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन था। बाद में 91 के बाद थोड़ा लिबरलाइज करना पड़ा, क्योंकि अगर लिबरलाइज नहीं करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगा, फॉरेन करेंसी अपने पास ज्यादा नहीं आएगा, जिसकी वजह से कंपल्सन हो गया था एलपीजी इंट्रोड्यूस होने के बाद। याद है एलपीजी का फुल फॉर्म? विकास मैम बोले? नहीं, विकास बोलेगा। नहीं याद है मैम। कब पढ़ना शुरू करेंगे आप? बताइए क्या है एलपीजी का फुल फॉर्म? ज्योति?
रहने दीजिए, मैं ही बोल देती हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद सारा नियम कानून चेंज करना पड़ा था। सेम वे फेरा के साथ भी वही हुआ। इतना वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन था इसमें। ये लिखने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलते चली जा रही हूँ, आप लिखते चले जाइए बस रफली। बाकी पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करूंगी। फेरा में क्या था, ये पहले स्ट्रिक्ट, मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन था फेरा में। ठीक है, इसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया। ऑलराइट, फर्स्ट लेटर बस मैं लिख रही हूँ, पूरा आप वन वर्ड सिर्फ लिखिए। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन था, फेमा में क्या था, थोड़ा लिबरलाइज किया गया। और जहां देख रहे हैं वर्ड रेगुलेशन, यानी पहले क्या, कंजर्व करने पे ज्यादा ध्यान था। फॉरेन करेंसी को कंजर्व करने का मेन इंटेंशन था, मतलब आए लेकिन जाए नहीं। अंडरस्टूड। लेकिन फेमा में क्या है, हम यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है, आए भी जाए भी। ठीक है, जाएगा तो ही आएगा। अंडरस्टूड। तो यही मेन है डिफरेंस इसमें। यहाँ रेगुलेशन यानी कंजर्व करके रखना था फेरा के कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे हम मैनेज करने की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या, आपका पहले ड्रकोनियन एक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो कौन से एक्ट को बोला जाता था? ड्रकोनियन एक्ट बोल लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्ट बोल लीजिए, ठीक है, मोस्ट स्ट्रिंजेंट एक्ट बोल लीजिए। ये सब फेरा को ही ये उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, क्या क्या मैंने कहा अभी? स्ट्रिंजेंट एक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्ट, ड्रकोनियन एक्ट, ये सारे का उपाधि फेरा को ही मिला हुआ था। स्ट्रिक्ट का ही सारा मतलब समझिए सिनोनिम्स है। ड्रकोनियन एक्ट हो या फिर स्ट्रिंजेंट एक्ट हो या फिर आपका स्ट्रिक्ट एक्ट हो। ठीक है मैम लास्ट क्या बोली है? ड्रकोनियन एक्ट, स्ट्रिंजेंट एक्ट या ठीक है। अब बात आती है कंपाउंडिंग, एक वर्ड है फेरा में। फेरा में कंपाउंडिंग वाज नॉट अलाउड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? एक चीज और, कंपाउंडिंग से पहले फेरा के अंदर कोई अगर आप ऑफेंस करते हैं, मतलब कुछ अगर गलती करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्रिमिनल ऑफेंस। फेरा के अंदर ये कहलाएगा क्रिमिनल ऑफेंस। राइट डाउन, क्रिमिनल ऑफेंस। और फेमा के अंदर इसको लिबरल करके बना दिया है इसको, इसके अंदर अगर आप गलती करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सिविल ऑफेंस। ठीक है, ये हो जाएगा सिविल ऑफेंस। अब समझिए कंपाउंडिंग। तो क्रिमिनल में प्रॉब्लम की वजह से क्या होता था कि वहां सीधा इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, मतलब कुछ अगर आप गलती करें सीधा जेल। ठीक है, कोई सुनवाई वगैरह नहीं। ठीक है, और फेमा में क्या हुआ कि अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, उस कंडीशन में कंपाउंडिंग का प्रोविजन था। कंपाउंडिंग मतलब कुछ फाइन दे करके आप छूट सकते हैं पनिशमेंट से। ठीक है, यानी फाइन का प्रोविजन था फेमा में। फेरा में कंपाउंडिंग या फाइन का कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो ये सारा कुछ चेंजेस लाया गया, जिसकी वजह से फेमा को चेंज करके, रेगुलेशन को चेंज करके आपका मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन, इतना ब्रीफिंग। ठीक है, बाकी आज तो हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग अभी इतना ब्रीफिंग दे रही हूँ। बाकी और जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल डिस्कशन करेंगे फेरा और फेमा। ठीक है, यस मैम। अभी जो बताई वो सब क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। मैम फिर फेमा में सिविल क्या बताया है? सिविल ऑफेंस मतलब हुआ कि सिविल ऑफेंस मतलब क्या? ऑफेंस मतलब समझते हैं गलती। ठीक है, यस मैम। और क्या? मैम मैम लास्ट क्लास को यूट्यूब पे नहीं डाली थी क्या? सारा क्लास यूट्यूब पे। एक भी क्लास ऐसा नहीं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक
25th 24th को आधा क्लास अपलोडेड है। मैम लिंक भेज दीजिएगा ना ग्रुप पे। अरे भाई कम से कम सर्च करने का तो कष्ट उठाइए आप लोग। मैम नहीं मिलता है आपका। ठीक है भेज दूंगे। मैम 24 वाला भेज दीजिएगा। जी ठीक है। वो नहीं मिल रहा है मैम। ओके रोल नंबर 1 मैम प्रेजेंट मैम। 2 प्रेजेंट मैम 2 3 4 प्रेजेंट मैम 5 5 present मैम। 7 8 9 मैम प्रेजेंट 7 मैम। 7 10 यस मैम। 11 Yes, ma'am. 12 13 14 10 मैम 14 15 यस मैम। 16 17 18 Yes, ma'am. 18. 19 20 21 मैम 21 22 23 24 25 26 25 यस मैम। 26 27 28 29 30 31 32 Yes, 33 ma'am. 32. 33 34 35 36 37 Yes, ma'am. 37. 38 39 40 यस 41 मैम 40। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 48 present. Yes मैम 48. 49। एक और आवाज मैम 49। 44 49 50 51 52 51 52 53 54 55 प्रेजेंट मैम 55। 56 57 यस मैम 57। 58 59 60 61 62 63 64 65 Ma'am. 4. 66 67 66, 67 present, ma'am, both. okay 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 90, Yes मैम 91। 92 93 94 Yes, ma'am. 92, ma'am. Ma'am, 92. okay 93 Yes, ma'am. 94 95 96 97 Yes, ma'am. 96. 97 98 done Ma'am, 44 check कर दीजिए. 44. हो गया all right see you next class thank you मैम PDF भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ भाई अभी तुरंत भेज रही हूँ अभी बस क्लास एंड कर रही हूँ और आपको भेज रही हूँ रुक जाइए